चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे रिलेटेड टू एटॉमिक कोलिजन्स। उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं एक बार, कैसे उनको हमें डील करना है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने कहा था एक न्यूट्रॉन है विच इज़ मूविंग विद एन एनर्जी ऑफ 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस कोलाइड्स विद प्रोटॉन्स विच आर एट रेस्ट and they are retarded. Assuming that upon each collision the neutron is deflected by 45 degree, find the number of collisions which will reduce its energy to 0.3 electron volt. तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो मान लीजिए इसको हम कह देते हैं ये एक न्यूट्रॉन है, चल रहा है किसी स्पीड u से, काइनेटिक एनर्जी इसकी k0 है। और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहा गया है रेस्ट पर है, इसका मास m और न्यूट्रॉन का भी m, दोनों के मास हम सेम अज्यूम कर रहे हैं। ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है। तो आफ्टर कोलिजन वी नो दैट, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है हम देखते हैं एक बार। आफ्टर कोलिजन हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो 45 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, इस प्रकार ऐसे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मान लीजिए k1, और जो प्रोटॉन है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, किसी काइनेटिक एनर्जी k2 से जाता है, एंगल कितने पर, थीटा एंगल पर जाता है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि कितने कोलिजन्स के बाद, लगभग है ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, लगभग कितने कोलिजन्स के बाद कितने कोलिजन्स के बाद ये जो न्यूट्रॉन था जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी दी हुई थी, देखो आप 4.6 MeV इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दी हुई थी हमें, है ना। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी 4.6 MeV हमें दी हुई थी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, 4.6 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी देर में इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कितने कोलिजन्स के बाद इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अपनी x और y एक्सिस अज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल conserve linear momentum, I'll conserve linear momentum in x direction, है ना। x डायरेक्शन में linear momentum कंजर्व करते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और, p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखना चाहूँ तो 2m k का रूट इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो शुरू में जो न्यूट्रॉन है उसकी यदि मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है k0, तो मोमेंटम लिख सकता हूँ मैं उसका 2m k0, पूरा का पूरा मोमेंटम x में है। बाद वाली स्थिति में दोनों मोमेंटम मुझे लिखना है आगे की तरफ, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिएगा 2m k1 का रूट, और यहाँ पर आएगा cos 45 वाला कॉम्पोनेंट, दूसरी तरफ से आएगा देखिए 2m k2 का रूट, और यहाँ से आएगा ये cos थीटा। ये हो गई अपने पास इक्वेशन एक। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, देखिएगा किस तरीके से। इस वाली टर्म को मैं इधर भेजता हूँ, ये हो जाएगा 2m k0 रूट में माइनस 2m k1 रूट में cos 45 इज इक्वल टू 2m k2 रूट में है और cos थीटा। इसको मैंने कह दिया पहली इक्वेशन है ये हमारी। ठीक है, सिमिलरली आई विल नाउ कंजर्व मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है मुझे। तो कैसे करूँगा मैं, देखो इनिशियली मोमेंटम कितना था, वाई डायरेक्शन में 0 था, बाद में कितना हो गया होगा 2m k1 रूट sin 45, ऊपर है तो पॉजिटिव ले लिया। दूसरा मोमेंटम नीचे होगा कितना 2m k2, है ना। किसका मोमेंटम लिख रहा हूँ मैं, ये प्रोटॉन का लिख रहा हूँ ये वाला। ठीक है, प्रोटॉन का नीचे की तरफ है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इसमें साइन थीटा, और टर्म आई है ये माइनस वाली। इसको भी हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं इधर ले जा करके लिख दूँ यदि, तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी विच विल बी 2m k1 रूट में साइन 45 इज इक्वल टू 2m k2 रूट में, और यहाँ आया साइन थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई अपने पास। अब क्या करना है अपने को, देखिएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड को जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो जो राइट हैंड साइड है उधर तो सिंपली आ जाएगा 2m k2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो गए। इधर आ जाएगा आपके पास देखिएगा 2m k1 और साइन 45 जो कि 1/√2 है उससे इतना आ जाएगा,
प्लस 2m के नॉट रूट में माइनस 2m k1 रूट में, और ये cos 45 चल रहा है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ बचेगा m k1 प्लस 2m k नॉट प्लस 2m k1 इंटू 1/2 माइनस 2 रूट 2m k नॉट, एक और बार लिखते हैं रूट 2m k1 cos 45 यानी 1/√2 इज इक्वल टू 2m k2। ठीक है, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m k1 बन जाएगा ये दोनों मिल करके, है ना। 2m k1 बन रहा है, आसानी से देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके बाद फर्दर और सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए कितना बनने वाला है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2m k1 2m k नॉट माइनस ये वाले रूट 2 से ये वाला रूट 2 हट जाएगा, यहाँ जाएगा 2m k नॉट k1, ये पूरा रूट में आ जाएगा, और एक रूट 2 और चलेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू लिख देते हैं 2m k2। ठीक है, ये 2m, ये वाला 2m, ये वाला 2m और ये वाला 2m, ये सब हट जाएंगे, और हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, k1 प्लस k नॉट माइनस 2 k नॉट k1 पूरा रूट में है इज इक्वल टू k2। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं, ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया है मेरे पास। और क्या रिज़ल्ट अवेलेबल है मेरे पास, मैं देख सकता हूँ आसानी से। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या पता लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं यदि मैं, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, k नॉट थी। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो एनर्जी कंजर्व रहने वाली है ना, इलास्टिक कोलिजन है। तो शुरू में जो एनर्जी थी k नॉट, वही एनर्जी मुझे मिलेगी k1 प्लस k2 फाइनली, है ना, k1 प्लस k2। मान लीजिए k2 फाइनल एनर्जी है आफ्टर nth कोलिजन, है ना, फाइनल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है ये, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है मान लो, और ये है फाइनल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है मान लो। ठीक है, तो ये k नॉट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपन लिख सकते हैं। ऊपर भी एक इक्वेशन है मेरे पास, तो एक काम करते हैं अपन, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों से k2 की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। ये देखिए आप, या k2 की वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो k नॉट प्लस k1 प्लस k नॉट माइनस 2 k नॉट रूट k1 इज इक्वल टू k2 आना है, k2 इज k नॉट माइनस k1। ठीक है, तो ये देखिए आप k नॉट से ये k नॉट कैंसिल हुआ है यहाँ पर, इधर आ जाएगा अपने पास 2k1, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 2k नॉट, रूट ऑफ 2k नॉट k1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं स्क्वायर करके, तो 4k1 स्क्वायर बराबर 2k नॉट k1, मतलब ये k1 से k1 चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो 2k1 बराबर k नॉट इम्प्लाइज k1 बराबर k नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये k1 और k2 जो मैंने काइनेटिक एनर्जियाँ ली हैं, ये कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हैं, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, nth कोलिजन के बाद की नहीं है, पहले कोलिजन के बाद जो एनर्जी है फाइनल न्यूट्रॉन की कितनी है और प्रोटॉन की कितनी है, वो k1 k2 है। अब देखिए हो क्या रहा है, पहले कोलिजन के बाद ये जो एनर्जी है न्यूट्रॉन की फाइनल एनर्जी है, पहले कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन की फाइनल एनर्जी है ये, जो कि क्या हो गई है, इनिशियल एनर्जी की आधी हो गई है। तो यदि nth कोलिजन के बाद इसी पैटर्न को यदि मैं रिकर्सिवली आगे बढ़ाता जाऊं, तो न्यूट्रॉन की ही एनर्जी आफ्टर nth कोलिजन हर एक बार में यदि आधी हो रही है एनर्जी, तो nth बार में कितनी हो जाएगी, nth बार में कितनी हो जाएगी, k नॉट बाई 2 की पावर n हो जाएगी, है ना। एक बार में आधी हो रही है तो nth बार में k नॉट बाई 2 की पावर n हो जाएगी। अब ये हमको फाइनल एनर्जी चाहिए कितनी, 0.23 चाहिए, और इनिशियली अपने पास कितनी है k नॉट की वैल्यू 4.6 इंटू 10 की पावर 6,
अपॉन 2 टू द पावर n ये है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 टू द पावर n 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 0.23, तो ये आ जाएगा देखिए कितना 20 इंटू 10 टू द पावर 6 या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 7। यहाँ पर यदि मैं लॉग ले लेता हूँ सिस्टम का 2 बेस के अंदर, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा n log 2 और ये 2 इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप लिखोगे तो log 2 बेस में 2 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। ये log ऑफ 2 टू द बेस 2, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ आ गया n। ये देखिए इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ इस तरीके से, प्लस log 10 की पावर 7, तो ये 7 आ जाएगा आगे, 1 प्लस 7 log ऑफ 10 टू द बेस 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यदि आप देखोगे log ऑफ 10 टू द बेस 2, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखेगा कुछ 3.32 या 3.1 के आसपास। तो जब आप इसको फाइनली टोटल सॉल्व करोगे तो 24.25 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो लगभग यदि मुझे इंटीजर फॉर्म में नंबर ऑफ कोलिजन पता करने हैं तो मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 24 कोलिजन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस न्यूट्रॉन की वो कितनी हो जाएगी, 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ओनली 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक्स में मोमेंटम कंजर्व किया। देख लीजिए आप, एक बार रिव्यू कर देता हूँ। मैंने एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन किया, मैंने वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन किया, जैसे सिंपल कोलिजन में ऑब्लिक कोलिजन में हम करते ही हैं। इसके बाद मैंने एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल की क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ था। तो पहले कोलिजन के लिए मैंने कहा कि भैया K0 की काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की इनिशियली अपने पास, और K1 K2 मिल गई काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की आफ्टर दी कोलिजन। तो K1 K2 दी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर दी कोलिजन मिल गई हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे मुझे पता लगा कि जो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिली है मुझे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, वो उसकी इनिशियल एनर्जी की आधी हो गई है। तो अगले कोलिजन में क्या होगा, अब पार्टिकल क्या होगा, K0/2 से चल रहा होगा, न्यूट्रॉन जो होगा अब K0/2 एनर्जी से चल रहा होगा। अब K0/2 से चल रहा है और फिर से इसकी प्रोटॉन से टक्कर हुई, तो अब K0/2 के बजाय ये इधर जाएगा कितनी एनर्जी से, K0/2 के भी आधे से, यानी K0/4 से, ठीक है। तो nth बार में जो एनर्जी रह जाएगी इस न्यूट्रॉन की वो K0/2 की पावर n रह जाएगी, और वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K0 की वैल्यू हमको दी थी। तो इधर मैंने थोड़ा सा लॉग का इस्तेमाल किया है, मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो log ऑफ 10 टू द बेस 2 यदि आपको पता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.32 के आसपास कुछ होगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 24 के आसपास इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया था एज अ होमवर्क। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं एक बार इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड इन इलास्टिकली विद अ सिंगली आयनाइज्ड He+ एटम एट रेस्ट। It is scattered at an angle of 90 degree with respect to its original direction। तो कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कोलाइड करता है इनइलास्टिकली कोलाइड करता है विद ए सिंगली आयनाइज्ड He+ एटम, जो कि कैसे है, रेस्ट पर रखा हुआ है। और टक्कर के बाद हमसे कह रहे हैं इट इज़ स्कैटर्ड at an angle of 90 degree with respect to its original direction of motion। तो कह रहे हैं what are the allowed values of energies of neutron and that of the helium atom, है ना, He+ positively singly charged singly ionized helium atom की और न्यूट्रॉन की क्या क्या काइनेटिक एनर्जीज रहने वाली हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम। मान लीजिए ये हमें न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया n है, m है, और ये एक न्यूट्रॉन दिया हुआ है अपने को, ये चलता है, और एक He+ एटम है यहाँ पर, है ना, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन थी न्यूट्रॉन की। जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है
कि टक्कर के बाद जो न्यूट्रॉन होगा m मास का वो इस तरफ चला जाता है, मान लीजिए v1 स्पीड से। ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम कंजर्वेशन को मेंटेन करके रखने के लिए हीलियम को इधर की तरफ जाना पड़ेगा किसी स्पीड v2 से, और इस एंगल को भी हम बोल देते हैं लेट्स से कुछ थीटा एंगल है ये, ठीक है। अब क्या क्या जानकारी हमें दी गई है और क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, है ना। अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये जो न्यूट्रॉन था, मान लो इसकी स्पीड हमको दी हुई है शुरू में u, तो लीनियर मोमेंटम x में हो गया शुरू में mu, एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम यदि x डायरेक्शन में देखें तो हीलियम एटम जिसका मास कितना है 4m है, 4m v2 cos थीटा, ये x मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया हमने। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं y में, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन इन y विल बी लाइक m मास ऊपर जा रहा है v1 से, और ये 4m मास नीचे की तरफ आ रहा है v2 साइन थीटा स्पीड से, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 आ जाएगा 4v2 साइन थीटा, 4v2 साइन थीटा। यहाँ पर भी देखिए आप m से m कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू 4v2 और cos थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को यदि हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बराबर 16 v2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का जोड़ हो गया 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास मिल गया, v2 स्क्वायर बराबर आया u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो ये एक डेटा हमारे काम का हो सकता है। इसके बाद और क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर हम क्या कहेंगे कि शुरू में जो न्यूट्रॉन चल रहा था उसकी एनर्जी कितनी थी, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। बाद में m मास का जो न्यूट्रॉन था वो चला गया किसी v1 स्पीड से, और जो 4m मास का सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है वो चला गया v2 स्पीड से, और मास था इसका 4m। तो हाफ 4m v2 स्क्वायर, और मान लेते हैं कुछ एनर्जी और रिलीज हो गई इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर, जो कि एक्साइट करने में इलेक्ट्रॉन्स को खर्च होने वाली है ना। स्पेंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ He प्लस, ठीक है। He प्लस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उस एनर्जी को हमने बोल दिया क्या, Q बोल दिया हमने उस एनर्जी को। अब देखिए V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एक बार हम, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, और ये बन जाएगा देखिए हाफ 4m, और ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 16। इस तरीके से ये 4 से चला जाएगा 4 बार में, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर बाय 4 आ गया, और आ गया हाफ m u स्क्वायर बाय 4, हाफ m u स्क्वायर बाय 4। तो देखिए हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही है अपने को कितनी है, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 65 और ये 65 बाय 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये चल रहा है v1, ध्यान रखिएगा ये v1 है, ठीक है। तो ये 1/2 v1 स्क्वायर और 1/2 m v1 स्क्वायर बाय 4, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 5/8 m v1 स्क्वायर प्लस 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 4, और ये है 65 इस तरीके से। और ये Q तो चल ही रहा है लगातार, साइड में ये चल रहा है Q। ये वो एनर्जी है Q, जैसा मैंने बताया आपको, विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ He प्लस। तो देखो ये कितना आने वाला है अपने पास, 65 इज इक्वल टू 5/4, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन होने वाली है फाइनल एनर्जी, दिस इज 65/4 प्लस Q। अब देखिए अब क्या कहते हैं हम, जो एनर्जी एक्साइटेशन में खर्च होने वाली है उसका लेखा जोखा करते हैं अपन एक बार।
तो मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन excites from n is equal to 1 to n is equal to 2 in He प्लस। तो देखो n is equal to 1 में एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, n is equal to 1 के अंदर यदि आप एनर्जी देखोगे तो वो दिखेगी आपको 13.6 इंटू 4 विद माइनस साइन। ऐसे ही n is equal to 2 में एनर्जी कितनी दिखेगी, n is equal to 2 में आप एनर्जी देखोगे तो वो दिखेगी 3.4 इंटू 4 विद माइनस साइन। ठीक है, और जब एनर्जी डिफरेंस अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा डेल्टा ई बोल देते हैं उसको हम, वो आने वाला है कितना 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्या किया मैंने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है सिंपली। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो मान लेते हैं यदि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में एक्साइट होके गया है, तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन। ठीक है, तो इस यदि इक्वेशन के अंदर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में यदि मैं Q की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो देखिए 65 माइनस 65/4 माइनस 40.8, दिस इज 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आने वाली है। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है कुल मिलाकर के। तो ये बन जाएगा 3/4 टाइम्स 65 माइनस 40.8, और इसको यदि आप लगभग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 4/5 टाइम्स ऑफ 7.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 6.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई है। अब यदि मैं वापस पूरी बात करूं कि भैया 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी, उस 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में से 40.8 तो Q के रूप में खर्च हो गई, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बन गई है कितनी 6.36, और बची हुई एनर्जी कहाँ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ He प्लस बनी होगी। तो यहाँ से He प्लस की काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास आ जाएगी। देखिए आप कितनी, He प्लस की काइनेटिक एनर्जी भी आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, 65, 40.8 और 6.36, इनको जब आप इधर उधर करके एडजस्ट करेंगे तो 17.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ He प्लस व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। दूसरा केस या दूसरी संभावना क्या बन सकती है, दूसरी संभावना बन सकती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इन He प्लस गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3, है ना। n इज इक्वल टू 1 से सीधा इलेक्ट्रॉन चला जाए n इज इक्वल टू 3 के अंदर। तो देखिए हीलियम के लिए n इज इक्वल टू 1 में जो एनर्जी होती है वो होती है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद माइनस साइन। n इज इक्वल टू 3 वाली शेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद माइनस साइन। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन मुझे एक्साइट करना है n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में, तो कितनी एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी उसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा ई। इन दोनों को यदि आप माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी कंज्यूम होने वाली है ड्यूरिंग दी एक्साइटेशन और फॉर दी एक्साइटेशन, है ना। लिख देता हूँ एनर्जी स्पेंट फॉर एक्साइटेशन। ठीक है, अब पुरानी इक्वेशन पे वापस आते हैं। एनर्जी का जो हमने लिखा था 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी। इस 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए ऊपर दिखा देता हूँ आपको, है ना। 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास आई थी, और ये 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसे कैसे खर्च हुई या किस किस रूप में लिखी गई है देखिएगा आप जरा, है ना। 5/4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन,
और 65/4 और Q के जोड़ के रूप में हमें दिखने वाली है। तो ये पुट कर देते हैं अपन सारी वैल्यू। 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी, 5/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, 65/4 और Q की नई वैल्यू हमको पता है 48.36 हमने अभी अभी लिखी है। ठीक है, तो 65 ये आ गया अपने पास, 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 65/4 प्लस अब की बार Q के रूप में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब यदि मुझे सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूँगा देखिए, 3/4 टाइम्स 65 माइनस 48.36 इंटू पूरा डिवाइडेड बाय कर दें ऐसे 4/5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.312 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूट्रॉन की आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपने को He+ की, तो वही पुरानी वाली बात, टोटल एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसमें से 48.36 एक्साइटेशन में खर्च हो गई। न्यूट्रॉन ने इतनी एनर्जी ले ली है, बची हुई एनर्जी कौन लेगा, He+ लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ He+ विल बी 65 माइनस 48.36 माइनस 0.312। सॉल्व करोगे आप इस चीज़ को तो ये लगभग आपके पास आता हुआ आपको नज़र आएगा 16.328 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी अपने पास 16.328 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब कोई कहेगा कि सर हम तो केस 3 भी बनाएंगे। ठीक है भैया, केस 3 भी बना लेते हैं एक बार। केस 3 क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड in He+ from n is equal to 1 to n is equal to 4, है ना। n is equal to 1 से n is equal to 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है। तो n is equal to 1 की एनर्जी हमने देखी थी कितनी आती है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n is equal to 4 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.85 का 4 गुना इसलिए कर देता हूँ मैं क्योंकि हीलियम है ना, तो हीलियम का Z कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये आ गया लगभग कितना मेरे पास, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ, और ये है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी यहाँ पर एक्साइटेशन में खर्च होगी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में, वो कितनी होने वाली है, देखो आप, होने वाली है 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च होने वाली है। अब वापस से इसको अपनी पुरानी जो एनर्जी की इक्वेशन थी उसके अंदर लिख देते हैं। 65 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखते थे अपन क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आती थी, कितने के साथ में आती थी, 5/4 के साथ में। 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन लिखते थे, प्लस 65/4 आया करता था, और जो एनर्जी खर्च होती थी वो लिखते थे हम यहाँ पर, वो लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो आप ज़रा कितना आने वाला है, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, यदि इसको माइनस करेंगे तो 3/4 टाइम्स ऑफ 65 में से 51 घटाएंगे तो 5/4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आएगी। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो वो आ जाएगी आपके पास नेगेटिव आ गई, मतलब ये वाला जो केस है विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। और आगे वाले भी आप कोई भी केस चेक करोगे ना, n इज इक्वल टू 4 के बजाय 5 में इलेक्ट्रॉन भेजोगे आप, तब भी आपको यही पता लगेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी न्यूट्रॉन की वो नेगेटिव आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुल मिला के 2 केस बने। कैसे हमने केसेस डिराइव किए थे, एक बार मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। पुराने सवाल में जैसा हमने किया था बिल्कुल वैसे ही किया है। x में लीनियर मोमेंटम कंजर्व, y में लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ये तो करते ही करते हैं हम। इससे मिल गई ये जानकारी, v, u और v1 में रिलेशन। अगली जानकारी लिख दी मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की, जो कि सिंपल है बिल्कुल। एनर्जी में मैंने कहा कि भैया 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुरू में एनर्जी है, और वही एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक के रूप में मिल रहा है न्यूट्रॉन को, और उसी एनर्जी का कुछ पार्ट मिल रहा है काइनेटिक के रूप में किसको, हीलियम को, और कुछ पार्ट जो है एनर्जी का
वो एक्साइटेशन के अंदर खर्च होने वाला है। इट विल बी स्पेंट इन द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बस इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हुआ लेके गया ना आगे तक, V2 की वैल्यू जैसी मैंने पुट की यहाँ से और थोड़ा आगे तक सॉल्व किया, तो मैं फाइनल एक डेस्टिनेशन पर पहुंचा और वो डेस्टिनेशन थी हमारी ये वाली, देखो आप, है ना, ये वाली डेस्टिनेशन थी। तो ये वाला जो पार्ट मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, यहाँ तक आपको सही से पहुँचना है, उसके बाद इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो टोटल 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी और 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ कहाँ बटी, क्यू में बटी, क्यू में बटी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के रूप में बटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ He+ के रूप में बटी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये न्यूट्रॉन के अंदर ये 5/4 कैसे आ गया, खाली न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी। तो ये वाली आप ऊपर वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म जब आप देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ He+ की, तो उस He+ की काइनेटिक एनर्जी को मैंने दो पार्ट में लिख दिया है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की उसके रूप में। तो ये जो U वाली टर्म आ रही है ना, ये जो U वाली टर्म आ रही है और ये जो V1 वाली टर्म आ रही है ना, तो ये V1 वाली टर्म और ये V1 वाली टर्म, ये दोनों टर्म मिल गई हैं। इसकी वजह से यहाँ पर हमको ये 5/4 वाली टर्म दिख रही है। ठीक है, तो आपको बस ये फाइनल रिजल्ट समझ लेना है कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि आपको दिक्कत लगे तो इस वीडियो का आप एक बार दोबारा इस पार्ट को समझ लीजिएगा। शुरू की 3 इक्वेशन, पहली x में मोमेंटम कंजर्वेशन, y में मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी एनर्जी का लेखा जोखा है जिसमें हमने कहा 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी, कुछ एनर्जी ले ली न्यूट्रॉन ने, कुछ एनर्जी चली गई किसके पास, He+ के पास, और जो बची है वो एक्साइटेशन के रूप में खर्च हो गई Q के रूप में। तो ये वाली इक्वेशन मैंने बना दी है, ये आपको समझ लेनी है ध्यान से। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हो सकता है आपको दोबारा भी देखना पड़े इन क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल देखिएगा। और यदि ये समझ में आ गए हैं आपको दोनों क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको एटॉमिक कोलिजन में कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आपको दे दिया जाए, यू कैन ईजिली मैनेज एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। फाइन।